वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीतता है एक साइड हार जाता है, पर वॉर में हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं। लास्ट 10 डेज तुम्हारे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे होंगे, बिकॉज जिस चीज़ को तुमने इतने दिल से चाहा, जिस चीज़ को तुम हमेशा से मानते आई, वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारी लाइफ चेंज करेगा, जिसके लिए तुम इतनी शिद्दत से तैयारियां कर रहे थे, उसकी जब रियलिटी सामने आई तो सच बताऊँ सब इट वॉज मतलब दिल दहला देने वाली चीज़ें थी। तुमने इतना कुछ देखा है आखिरी 10 दिनों में कि सच बताऊँ ये किसी भी स्टूडेंट के लिए नॉर्मल नहीं है। इतना कुछ सह पाना इट्स नॉट ईजी एंड दैट आई रियली अंडरस्टैंड। मैं भी जब न्यूज़ देखता था या फिर जितने भी स्कैम्स की चीज़ें बाहर आते थे, कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील होता था, कहीं ना कहीं एक हेल्पलेस सा फील होता था। कई नीट एस्पिरेंट्स इस स्ट्रेस को झेल नहीं पाए एंड दे हैव टेकन रॉन्ग स्टेप्स अनफॉर्चुनेटली। बट पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता? लड़ता, आखिरी सांस तक लड़ता। मैं जानता हूँ सिस्टम मेरे साथ नहीं है, चीज़ें मेरे साथ नहीं है, बट मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास और कुछ भी नहीं है एजुकेशन के अलावा। मेरे पास नहीं है 50-60 लाख रुपए किसी ब्रोकर को देने के लिए, नीट का पेपर लीक करने के लिए नहीं। ऑल आई हैव एंड वॉट माई मदर टॉट मी इज़, ऑल वी हैव इज़ एजुकेशन ओनली। ऑल वी हैव इज़ आर पावर एंड आर पावर इज़ एजुकेशन, कि हम अच्छे से तैयारी करें, इन चीज़ों को लेके आएँ। लास्ट के 10 दिनों में तुमने काफ़ी सारी नेगेटिविटी चीज़ें देखी होंगी, स्कैम्स, घोटाले, पेपर लीक्स, चीटिंग्स, एक ही सेंटर से काफ़ी सारे टॉपर्स का निकलना, ऐसी ऐसी चीज़ें जो अनबिलीवेबल हैं, यकीन ही नहीं होता सच बताऊँ तो। एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें। जो जुनून 4 जून के पहले हमारे अंदर था कि नीट 2025 को लेके, वही जुनून अब हमारे अंदर होना चाहिए। ये चीज़ें हमें अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि हम एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ स्टार्ट करें। बिकॉज आई नो तुम्हारे आसपास चीज़ें इतनी नेगेटिव हो गई हैं। दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, ताकि हम वो पॉजिटिविटी के साथ चीज़ें फिर से शुरू कर सकें। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भैया पढ़ने का क्या ही फ़ायदा जब पेपर ही लीक होते हैं। ठीक है, बट नहीं है हमारी इतनी औकात, नहीं है हमारे पास 50 लाख रुपए देने के लिए। हमारे पास से पढ़ना ही है, सो हम वही करेंगे और वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। हम तैयारी करेंगे एंड मैंने कहा ना, बिना लड़े तो हम हाथ खड़े नहीं करने वाले। बिना लड़े तो हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, इतना कंपटीशन मैं नहीं लड़ सकता, लीक्स वगैरह से मैं नहीं लड़ सकता, सिस्टम से। हम हाथ खड़े नहीं करने वाले, हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? अपनी तैयारी अच्छे से करके, अपने काम पे फोकस करके, नेगेटिविटी को ना देख के, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ शुरुआत करके। सो लेट्स बिगिन गाइस, let's begin this journey again with full hopes, with full enthusiasm and with full focus. Okay. Now, before we start the actual strategy or the planning for the NEET 2025, जिन लोगों को प्रैक्टिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, here is my suggestion for you. अक्सर एक्चुअली क्या होता है ना, हम ऑनलाइन ही टेस्ट देते रहते हैं, तो हमें ओवरऑल फिलिंग का आइडिया नहीं लग पाता और टाइम का मैनेजमेंट इसलिए नहीं समझ में आता, बिकॉज स्क्रीन पे क्वेश्चन ट्राई करना और एक्चुअली पेन पेपर मोड पे क्वेश्चन ट्राई करने में बहुत फ़र्क है, और नीट में दोनों में पेन पेपर मोड में ही ट्राई करना है। इसके लिए नीट प्रैप लेके आया है क्लासरूम टेस्ट सीरीज़, जहाँ पे आपको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन पेपर्स भी दिए जाएंगे। 27 ऑफलाइन पेपर्स भी अवेलेबल है। ये 130 से ज़्यादा सेंटर्स में अवेलेबल है। टेस्ट की टाइमिंग 2 से 5 PM ही है, ताकि आपको एक्चुअल नीट में जैसा होता है वैसा ही एक्सपीरियंस हो। OMR फिलिंग में काफ़ी बच्चे गलतियां करते हैं, इससे उनके मार्क्स कम आते हैं। इस टेस्ट सीरीज से आपकी OMR फिलिंग की प्रैक्टिस होगी, ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। इससे आपको पेन पेपर मोड में क्वेश्चन करना आसान रहेगा, ताकि नीट में आपको कुछ भी अलग ना लगे। अभी अर्ली बर्ड ऑफर में 2000 का डिस्काउंट चल रहा है एंड टेस्ट का सिलेबस एंड सेंटर्स की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में है एंड लिंक्स, ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक इट आउट। टुडे हम बात करेंगे कि हमारा क्या अप्रोच होगा नीट 2025 को लेके। सो जैसा मैंने कहा कि नेगेटिविटी पे ध्यान देने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी को ही सक कर रहा है। सो दैट इज़ वाई लेट्स क्रैक इट। एंड ये जो प्रॉब्लम है, आई नो काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, चीज़ें पहले जैसी नहीं रही, वो फीलिंग पहले जैसी नहीं रही, वो एनवायरनमेंट पहले जैसा नहीं रहा। बट इसको, इस सिचुएशन को एज अ प्रॉब्लम देखने के बजाय हम इसे एज अ चैलेंज देखें। देखो यार, ये पता है एक नज़रिए की बात होती है कि एक फेलियर होता है, एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, उनका सिर्फ नज़रिया होता है सिचुएशन के प्रति जो उन्हें आगे लेके जाता है। सो बस चश्मा बदल दो एंड एक इस सिचुएशन को प्रॉब्लम की बजाय एक चैलेंज की तरह देखने लगो। एंड लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, दैट इज़ द कंट्रोल थ्योरी। ये कहती है कि जो चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है, उस चीज़ के बारे में तुम्हारा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है।
उस चीज़ के बारे में सोचना, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो अगर तुम्हारे हाथ में नहीं है कि रीनीट होगा कि नहीं होगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है कि अगले साल पेपर टफ आएगा, ईजी आएगा, पेपर कैसा आएगा, तुम्हारे हाथ में नहीं है कि क्या हमारा सिस्टम एग्ज़ाम लीक्स को कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये सारी चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है सिर्फ तुम्हारी प्रिपरेशन। तो तुम उन चीज़ों के पे ध्यान ना दो जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं है, जो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है। तुम उन चीज़ें पे ध्यान दो जो तुम्हारे कंट्रोल में है, वो है तुम्हारी प्रिपरेशन। जो तुम्हारे सामने किताब है वो तुम्हारे कंट्रोल में है। कमिंग टू द रूल नंबर 1, एंड रूल नंबर 1 इज दैट हमारा प्लान क्या है एक्चुअली। सो नीट 2025 आपको पता होगा कि 4 मई 2025 को होने वाला है। सो आपकी जो सिलेबस की डेडलाइन है जो आपके साथ होनी चाहिए वो है जनवरी एंड। यस, जनवरी एंड तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जब तुम्हारा जनवरी में सिलेबस कंप्लीट होगा तब जाके तुम्हारे पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो 3 महीने सफिशिएंट टाइम होगा अपना रिवीजन करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए। 3 महीने मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं पूरा सिलेबस गो थ्रू करने के लिए, बिकॉज इट्स नॉट ईजी, सिलेबस इज वेरी बिग, एंड मॉक टेस्ट के थ्रू खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। नाउ कमिंग टू, अगर हम थोड़ा सा मंथली आइडिया के बारे में बात करें कि जो तुम अभी जून चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे फोकस करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अगर हम फिजिक्स के रिस्पेक्ट में अगर मंथली प्लानिंग देखें, सो अक्टूबर तक तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ वेरी बिग पोर्शन, काफ़ी सारे लोग स्टार्ट कर चुके होंगे, जिन्होंने नहीं स्टार्ट किया है, जस्ट ग्रैब ऑन इट गाइज, एंड इट्स नॉट ईजी। इसमें 8-9 चैप्टर्स हैं, बहुत बड़े हैं, एंड इससे काफ़ी ज़्यादा वेटेज है नीट के एग्जाम में। देन आफ्टर नवंबर में तुम रे ऑप्टिक्स कर रहे होगे, दिसंबर में तुम वेव ऑप्टिक्स कर रहे होगे, जनवरी में तुम मॉडर्न फिजिक्स कर सकते हो। मॉडर्न फिजिक्स इज़ वेरी सिमिलर टू एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सेप्ट सेमीकंडक्टर्स, तो सेमीकंडक्टर पे ज़्यादा ध्यान देना। बाकी सारी चीज़ें मॉडर्न फिजिक्स की काफ़ी ईजी है, इसलिए 1 महीने में चीज़ें हो जाएंगी। एक प्रो टिप मैं तुम्हें देना चाहूँगा बायो के रिवीजन के लिए, कोशिश करो बायो का तुम सिलेबस खुद से कर लो। जैसा मैंने अपनी टाइम टेबल वाली वीडियो में बताया था कि तुम्हें बायो खुद से ही पढ़नी है। तुम्हें मॉर्निंग में बस 1-2-3 घंटे बायो को बस एनसीईआरटी ही चाटनी है, एक एक लाइन, एक एक चीज़ें खुद से करनी है, एंड बायो खुद से हो जाती है। तो कोशिश करो अपना बायो का जो सिलेबस है उसे अक्टूबर तक ख़त्म कर लो, ताकि जब नवंबर आए तो पूरा जो 1 महीना है नवंबर, उसमें तुम 11th कंप्लीट करो। कैसे कंप्लीट करोगे? एक चैप्टर 2 दिन में। यस, एक चैप्टर आधा आज आधा कल, इस तरीके से पूरे नवंबर में तुम 11th का करोगे विद प्रैक्टिस। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम बायो में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम क्या पता आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। दैट इज बाय पूरे नवंबर तुमने 11th कंप्लीट किया, पूरे दिसंबर तुम 12th कंप्लीट करोगे सिमिलर वे में विद प्रैक्टिस। 1 चैप्टर 2 डेज, यानी कि आधा आधा करके करोगे। फिर जब जनवरी आएगा, जनवरी में तुम 11th-12th कंबाइन करोगे एक दिन में एक चैप्टर। यस, इट इज़ पॉसिबल कि हम सिर्फ 2-3 घंटे में ही या फिर सिर्फ 2 घंटे में पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। हमारी इतनी स्पीड हो जाती है, हमारा दिमाग इतना चलने लगता है। यस, फिर उसके बाद फरवरी मार्च में भी तुम्हें सिमिलर पैटर्न में ही करना है। एनसीईआरटी की जितनी बार मल्टीपल रीडिंग करोगे तुम्हारे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम 340, 350, 360 जैसा स्कोर अचीव कर पाओगे तभी जाके। और एक बार तुम्हारी बायो अच्छी हो जाती है ना, तो तुम फिर कॉन्फिडेंस आता है कि फिर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में अगर तुम्हारे बायो में ही कम नंबर आ रहे हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता है ओवरऑल स्कोर अचीव करने में। अच्छा, सो नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 2, तुम्हें नीट 2024 का पेपर देख के पता चल गया होगा कि, और रिजल्ट देख के पता चल गया होगा कि नॉट एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। पहले हम बोलते थे ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी द थिंग इज दैट सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्जिन ही इतना कम बचा हुआ है, बिकॉज जो सेव स्कोर है वो 650+ हो गया है। नेक्स्ट ईयर आई होपफुली, मतलब आई काश पेपर टफ आए, सच में टफ आए, ताकि कंपटीशन पूरा एक ही बार में नीचे आ जाए। बिलीव मी गाइस, सिर्फ एक पेपर टफ आने से ना पूरा कंपटीशन साफ हो जाएगा, पूरा कंपटीशन ही क्लियर हो जाएगा। जो हम इतना परेशान रहते हैं कि कंपटीशन इतना कठोर हो गया है, एक पेपर टफ आएगा ना सबको अपने आप पता चल जाएगा कंपटीशन के बारे में। सच बताऊं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं दे विल बी वेरी हैप्पी। अच्छे स्टूडेंट को टफ पेपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट लेट्स सी कि अगले साल क्या होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो या रूल नंबर 2 ये कहता है कि एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। 650+ सेफ स्कोर है, दैट इज बाय तुम्हें पर्टिकुलर काम है कि जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन का फेज चल रहा है तो तुम इसे सीरियसली लो। तुम ये एंश्योर करो कि ऐसा ना हो कि जो चैप्टर तुम्हारा आज चल रहा है वो उसे वीक रह जाने दो और बस आगे बढ़ते जा रहे हो। नहीं, दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक। इसके अगर तुम सोचो कि मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मेरे फिर बाद में मॉक टेस्ट दे के सही कर लूँगा चैप्टर्स को, नहीं, फिर मॉक टेस्ट में तुम्हारे नंबर नहीं आ पाएंगे और सिलेबस का बर्डन काफ़ी ज़्यादा हो चुका होगा उस समय तक, तो तुम बैकअप नहीं कर पाओगे, तुम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे और टाइम वेस्ट कर दोगे। दैट इज़ बाय जो चैप्टर अभी चल रहा है जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन इट एंड कोशिश करो कि उसको एकदम परफेक्ट करके विद लेक्चर, विद प्रैक्टिस, विद PYQ आगे बढ़ो। दिस शुड बी योर टारगेट गाइस। तो या
नाउ सिंस इसकी वजह से क्या हुआ है ना, द थिंग इज दैट जो नीट है इस वजह से ईजी भी है और टफ भी है, बिकॉज नीट में क्वेश्चन तो ईजी आते हैं लेकिन तुम गलती करने के मार्जिन बहुत कम है। दैट इज़ वाई नॉलेज, स्पीड एंड एक्यूरेसी तीनों में तुम्हें अव्वल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि तुम्हें नॉलेज आती है लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। नाउ हियर्स अ प्रो टिप फॉर द एक्यूरेसी। तुम्हें एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस स्पीड से ज़्यादा है, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पीड गेन हो जाती है लेकिन एक्यूरेसी गेन करना इतना आसान नहीं है। एक्यूरेसी गेन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, जब कभी तुम प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, जैसे तुम्हारे पास डीपीपी है जिसमें 30 क्वेश्चन है, कोशिश करो कि तुम भले ही 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट करो लेकिन उनको सही करने की ज़्यादा कोशिश करो रादर देन अटैम्प्टिंग द होल डीपीपी। जल्दीबाजी में अटैम्प्ट करने की बजाय तुम उसे सही तरीके से अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, यानी कि एक्यूरेसी फोकस करो। एंड बिलीव मी गाइज, मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, मिस्टेक इज नॉट अ प्रॉब्लम, नॉट एनालिसिस इज द प्रॉब्लम। तुम गलतियां करो, खूब गलतियां करो, बट उनको एनालिसिस करो। जैसे मैंने अपनी मिस्टेक डायरी में तुम्हें दिखाया था कि मैं हर छोटी छोटी गलतियां लिख लेता था। वो 1 साल तक पूरी 12th भर मैं अपनी मिस्टेक डायरी बनाता रहा। मिस्टेक डायरी में अपनी हर छोटी गलती, हर यूनिट कन्वर्जन की गलती, क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं किया, ऑप्शन ही गलत पढ़ लिया, लास्ट वाला ऑप्शन ही नहीं पढ़ा, हर छोटी बड़ी हर गलती मैंने अपनी लिखी है। उसको मैं बार बार हर संडे को मिस्टेक डायरी को पढ़ता था, है ना। तो इसी तरीके से मेरी एक्यूरेसी इतनी हाई गई है, तब जाके 715 जैसा स्कोर पॉसिबल हो पाता है। तुम बोलते हो ना कि इतने सारे लोगों के इतने ज़्यादा मार्क्स कैसे आ रहे हैं, डेफिनेटली दे आर वर्किंग ऑन देयर एक्यूरेसी, तो वाई नॉट यू, तुम क्यों नहीं काम कर रहे हो, है ना। नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 3, कोशिश करो मंथली प्लानिंग मत करो। देखो, मंथली प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, ईयरली प्लानिंग कि इस साल मैं ये कर लूँगा, उस साल मैं वो कर लूँगा, नहीं। बी प्रैक्टिकल। अपना सपना, मैं जानता हूँ कि जो बड़े सपने होते हैं ना, वो छोटे छोटे एफर्ट से ही पूरे होते हैं। जैसा मेरा सपना था एम्स दिल्ली का, तो ऐसा नहीं है कि मैं बस दिन भर यही सोचता रहता था यार एम्स दिल्ली में पहुँच जाऊँ, ये करूँगा वो करूँगा, नहीं। मैं ये सोचता था अगर मेरा सपना एम्स दिल्ली है, देन एक्चुअली उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे आज के टाइम पे क्या करना है, मुझे आज क्या करने की ज़रूरत है, आज मुझे क्या पढ़ना होगा एम्स दिल्ली के लिए, आज मुझे क्या क्या एफर्ट्स लगाने होंगे, मेरा जो मैंने प्लानिंग की थी आज के, क्या मैं उसे कंप्लीट करना है, कैसे कंप्लीट करना है। सो वही बात है, बी इन योर प्रेजेंट, बी इन योर रियल लाइफ। एक इमेजनरी सी दुनिया में मत रहो, ठीक है। अपने प्रेजेंट वर्ल्ड में आओ, सोचो कि उस सपने के लिए, उस सपने को रियल में लाने के लिए तुम्हें रियल में ही काम करना पड़ेगा, है ना। सो या दैट इज़ माई, ये वैसे तो बहुत डीप वर्ड्स हैं, आई डोंट नो कि तुम लोग कितना डिटेल में ये बात समझ पा रहे हो। सो या मैंने जैसे डायरी राइटिंग पहली वाली वीडियो में दिखाया था, अगर जिसने नहीं देखी वो प्लीज़ पहली वाली फर्स्ट वीडियो चेकआउट ज़रूर करें। एंड देयर समथिंग कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिडिटी। द थिंग इज़ दैट, देखो अभी जो तुम्हारा फेज़ है 12th का, उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आने वाले हैं, वो मैं पहले से बता देता हूँ। तुम्हारा वोट का एक चैलेंज है, तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कम समझ में आएगा, वो बहुत ज़्यादा टफ है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, उसकी वजह से तुम केमिस्ट्री और बायो पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे, मैं अभी बता देता हूँ। सो यहीं पे बात आती है, इसी जगह बहुत सारे स्टूडेंट टूट से जाते हैं। सो यू नीड टू बी रिजिड, या एन एस्पिरेंट नीड टू बी रिजिड कि हाँ भाई चैलेंजेस हैं, उसको एक्सेप्ट करना है कि सिचुएशन ऐसी ही होती है, तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। थोड़ा कम खेलने को मिले चीज़ें या फिर कम टाइम वेस्ट करो, बट वो एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हें डालना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पे जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीशन का फेज चल रहा है, जब चीज़ें आसान नहीं है, बिकॉज तुम नई चीज़ें सीख रहे हो। तुमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पहले नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री और फिजिक्स थोड़ा, केमिस्ट्री और बायो तुम्हारे लिए थोड़ा ईजी हो सकता है, लेकिन फिजिक्स वॉन्ट बी ईजी फॉर यू। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू बी रिजिड इन दिस टफ टाइम, so that is the concept of rigidity. Now well, सच बताऊँ गाइज, तुम नीट 2025 के एस्पिरेंट्स के लिए सबसे पहले मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। यस, मेरी इनिशियल ऑडियंस भी शायद नीट 2025 वाली ही थी, एंड दैट्स वाई आई लव यू गाइज सो मच। एंड जब ऐसी चीज़ें सामने आई ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा डर बस इसी बात का लगता था कि यार नीट 2025, नीट 2026 वाले एस्पिरेंट क्या सोचेंगे, उनके दिमाग में क्या आ रहा होगा यार, मतलब कितना ही बुरा लगेगा। मैं अगर तुम्हारी जगह होता, सच बताऊँ मुझे बहुत बुरा लगता, मैं रो देता, मैं 1 हफ्ते तक रोता रहता, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था यार नीट से, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। नीट को मैं एक सपने की तरह दिखता था कि यार बस यही करना है और कुछ नहीं करना, मुझे बस एम्स दिल्ली जाना है, इसके थ्रू बस यही, इसी तरीके से सोचता था। बट आई नो सपने थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है, सिचुएशन चेंज नहीं हुई है, सिचुएशन चैलेंजिंग हो गई है। सो वही नज़रिया, फिर मैं वही सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो डेफिनेटली रोता, बट फिर मैं सोचता, क्योंकि मैं बहुत रिजिड हूँ, सच बताऊँ तो। फिर मैं अगले 1 हफ्ते बाद सोचता रोने के बाद
कि अब क्या किया जा सकता है, अब प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है, अब मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। मैं सिचुएशन से डील करने की सोचता, ना कि सिर्फ दूसरों को कोसने की बजाय कि एनटी की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, इस पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, उस पॉलिटिकल पार्टी की गलती है, या फिर मेरी ही गलती है कि मैंने ही क्यों मेडिकल चूज़ किया। नहीं, मैं किसी को नहीं कोसता, मैं बस सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में लगता, मैं रास्ता खोजने की कोशिश करता। मैं ऐसा ही हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी ऐसे बनो। एंड दैट्स वाई एक बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है, जो मैं जब नवोदय में था तो वहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद की मूर्ति थी, जो नौगांव नवोदय से उनको पता होगा कि उस मूर्ति के नीचे एक थॉट लिखा हुआ रहता था जो हम आते जाते देखते थे, एंड दैट थॉट इज़ यू कैन डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग। यस, थॉट छोटा सा है लेकिन तुम इसकी मीनिंग को जितना डीप में तुम समझ सकते हो, जस्ट गो फॉर इट। एंड या लास्टली मैं बस यही कहूँगा कि पॉजिटिविटी ओनली, बिकॉज नेगेटिविटी तो बहुत बड़ी पड़ी है, तो मैं खुद को पॉजिटिव करना होगा एंड एक होप जगानी होगी कि यस यू कैन डू इट। एंड काफ़ी सारी बातें मुझे करनी थी बट एक ही वीडियो में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, दैट इज़ वाई हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे बहुत जल्द एंड बहुत ही जल्द, ठीक है। जब तक लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ अपना ध्यान रखना प्लीज़, ओके।